नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी को कोई सबसे बड़ा गुंडा कहता है, कोई सबसे बड़ा दरिंदा, हैवान और जालिम कहता है, कोई कुत्ते का बच्चा कहता है, कोई कातिल कहता है, कोई खूनी कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई 10 सिर वाला रावण कहता है, तो कोई नपुंसक। मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कई दलों के नेता कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के बेलगाम मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो, दिग्विजय सिंह हो या समाजवादी पार्टी के आजम खान, बीएसपी के हाजी याकूब हो या फिर आरजेडी के लालू प्रसाद यादव। मोदी को मारने काटने का ऐलान करने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद आज ही जेल से जमानत पर छूटकर घर लौटे हैं। 2002 के बाद से देश में जब जब चुनाव आते हैं, राजनीति के मैदान से मोदी पर जुबानी गोले दागने की तोपें तन जाती है। मोदी के लिए गाली गलौज, बदजुबानी और अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का मकसद सियासी होता है। नजर होती है मुस्लिम वोट बैंक पर। यह मुस्लिम वोट बैंक ही है जो सोनिया को जामा मस्जिद के उस शाही इमाम से मिलने को मजबूर करता है, जिनका काम चुनावी मौसम में अलग अलग पार्टियों से सौदेबाजी करना है। सोनिया शाही इमाम से मिलती हैं और उनके सिपह सलार अपनी सभाओं में मोदी को गालियां देकर मुसलमानों का रहनुमा बनने का स्वांग रचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेताओं में क्यों मची है मोदी को गाली देने की होड़, और क्या मोदी को गाली देने से मिलते हैं मुस्लिम वोट? इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। मोदी सबसे बड़ा गुंडा, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालिम, दरिंदा, हैवान नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस के बेनी बाबू को डॉक्टरेट हासिल है नरेंद्र मोदी पर ऐसे झन्नाटेदार शब्दों के इस्तेमाल में। सियासी महफिलों में उर्दू तलफ्फुज के तरन्नुम छेड़ने वाले आजम साहब की जुबान भी मोदी पर बोलते बोलते कब ज़हीनियत की सरहदों से निकलकर जहरीली हो जाती है पता ही नहीं। हत्यारा मुल्क का मुहाफिज नहीं हो सकता। और हाथी की सवारी करने वाले हाजी याकूब जब मोदी पर अपनी सोच का इजहार करते हैं तो उनके जुमलों पर शोध करना सभ्य समाज के शोधकर्ता के बूते की बात ही नहीं। इन माननीयों को एक एक कर सुनिए और जरा सोचिए कि ऐसा क्या है मोदी में जो सियासी समझ रखने वालों की जुबान का तीखापन कटार से भी ज्यादा कंटीला हो जाता है। मोदी सबसे बड़ा गुंडा है, अध्यक्ष नहीं है, मोदी गुलाम। तो वो मुंगेरी लाल जो हिंदुस्तान का बादशाह होने का सपना देखता है, उसे आजम खां का, उसकी भैंसों का, उसके गोबर और उसके संसदीय शब्दकोश का दायरा लांघकर सभ्यता की तालीम को ताक पर रखकर असभ्य भाषा के महारथियों की जुबान का जायका ऐसे ही जहरीला होता है जब उनके तसव्वुर में आता है नरेंद्र मोदी का नाम। जरा मुरादाबाद के बीएसपी उम्मीदवार हाजी याकूब के 2 हालिया बयान सुनिए, आपको संसदीय परंपरा के भाषा ज्ञान पर अफसोस होने लगेगा। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा दरिंदा, सबसे बड़ा हैवान नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की, तो इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती हिंदुस्तान की। संसदीय भाषा है ये, संसदीय भाषा नहीं है, संसद में भी ऐसे ही बोला जाता है। चुनावी मौसम में मोदी के अतीत का इतिहास पलटने की प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी बहादुरी का बखान करने लगते हैं तकरीबन सभी दलों के पुरोधा। इस कतार में मोदी को नपुंसक कहने वाले सलमान खुर्शीद भी हैं, दिग्विजय भी हैं, मुलायम भी हैं और राक्षस का सर्टिफिकेट देने वाले लालू भी। भाजपा के लोग सब राक्षस से भी बढ़ चढ़ के हैं। मोदी की बोटी बोटी करने की ख्वाहिश जताने वाले कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद जेल यात्रा पर भी गए, फिर जमानत पर बाहर आ गए। उधर मोदी की चरण वंदना में जुटी बीजेपी न्यूटन के सिद्धांत समझाते हुए कहती है कि गालियों की क्रिया के बराबर और विपरीत उसी गति से प्रतिक्रिया भी होती है। मोदी को अब वो गाली गलौज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मोदी पर फेंकी हुई गाली उनको ही दुगने गति से उन पर वापस आकर लगती है। अब राजनीति का मनोविज्ञान समझने वाले ही बताएंगे कि मोदी पर गालियों की बौछार का चुनावी समीकरणों से कितना गहरा संबंध है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के दावों की एक तस्वीर उस वक्त भी दिखी जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी से मुलाकात की। तो सवाल यही है कि क्या सांप्रदायिकता की चादर में लिपटी मोदी की इमेज पर हमले कर विरोधियों को मिलते हैं मुसलमानों के वोट?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। कबीर कह गए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। इसको अगर नेताओं की जुबान से जोड़ दें तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसी वाणी बोलिए खुद का आपा खोए, औरों को उत्तेजित करे आप भी उत्तेजित होए। ये आज के नेता है जो मोदी को लेकर तमाम तरह की ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको कई बार कहा जा सकता है अमर्यादित है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कहते हैं ये संसदीय भाषा है। सवाल ये कि मोदी पर इस तरह से के हमले करने से क्या राजनीतिक फायदा मिलता है, क्या सियासी फायदा मिलता है, क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथ में यह भी कि अगर मोदी पर ऐसे हमले होते हैं तो क्या मोदी को भी इसका फायदा मिलता है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभात झा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी, शाहिद सिद्दीकी जर्नलिस्ट और एसपी समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और ऐसे भी मुस्लिम विचारक के तौर पर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता और मुकेश नायक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। सबसे पहला सवाल मुकेश नायक जी, ताजा बयान आया बेनी प्रसाद वर्मा का जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का गुंडा है और उसके पहले बेनी प्रसाद वर्मा ने तमाम बातें कही, आपको पता होगा, मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा। लेकिन यह बताइए किस तरह की जुबान है? एक तरफ राहुल गांधी नसीहत देते हैं कि आप बोलते समय संजीदगी बरतें, दूसरी तरफ बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं आरएसएस का गुंडा है नरेंद्र मोदी। तो क्या कहना चाहते हैं? और ये जब कहते हैं तो नहीं माने हम कि आप मुसलमानों को डराकर एक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं क्योंकि आप वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अजीत अंजुम जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो भाषा बोली जानी चाहिए उसके लिए उनका बिल्कुल दृष्टिकोण साफ है कि अनुशासन में रहें, मर्यादा में रहें और लोकतंत्र की परंपराओं का पालन। लेकिन सवाल ये उठता है तो फिर बेनी प्रसाद वर्मा साल में 10 बार ऐसे बयान देते हैं कि हर महीने 4 बार ऐसे बयान देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उस पर हम बहुत डिबेट कर चुके हैं। तो आप ये कहें कि राहुल गांधी के दायरे से या राहुल गांधी के कंट्रोल से बेलगाम है बेनी प्रसाद वर्मा और पार्टी कार्रवाई करे फिर उन पर? ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वो राजधर्म का पालन करें, अडवाणी जी ने कहा कि वो विचारधारा से भटक गए हैं, पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं। आज बाबूलाल गौर ने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के, वो सब मुझे पता है, राजनीतिक इतिहास मंत्रिमंडल के, राजनीतिक इतिहास हमें पता है। मुकेश, सारे बीजेपी, मुकेश नायक, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या पार्टी इंडोर्स करती है अगर बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा है या आरएसएस का गुंडा है नरेंद्र मोदी, क्या पार्टी इंडोर्स करती है इसको? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम ऐसी भाषा बोलने के पक्ष में नहीं है और किसी भी नेता को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। और राहुल गांधी जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है इस बारे में, और एक भी बार पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी ने मोदी जी का कहीं भी नाम नहीं लिया, एक भी बार कहीं मुकेश नायक, तो आप बता। मुकेश नायक, फिर क्या वजह है कि सलमान खुर्शीद नपुंसक बोलते हैं, दिग्विजय सिंह 10 सिर वाला रावण बोलते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा सबसे बड़ा गुंडा बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे बयान हमारे पास है सामने जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं? ये क्या वजह है? ये बोलकर आप क्या करना चाहते हैं? या तो मतलब है कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी बातें करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक मिलता है। जरा समझाइए इसका राजनीतिक निहितार्थ कि कैसे ये नेता ऐसे बयान देते हैं और आप चैनल पर बहस में कर रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते फिर भी ये बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस भारत के इतिहास के मोदी जी सबसे विवादास्पद नेता हैं और जिस तरह से वो राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं उससे बहुत प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ उनके लिए वो क्षमा नहीं मांगेंगे, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं है। जब वो ऐसी बातें करते हैं तो दूसरे राजनीतिक दलों में इसकी प्रतिक्रिया अच्छा, उस प्रतिक्रिया में आप कुछ भी बोलेंगे, चलिए हम नहीं चाहते। फिर सियासत में इसका मतलब शब्दों की कोई मर्यादा, किस पर क्या बोले इसका कोई मायने नहीं रखता। फिर ये हिपोक्रेसी मत कहिए कि राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते फिर भी बेनी प्रसाद वर्मा बोलते हैं। मैं आ रहा हूं प्रभात जी आपके पास, उससे पहले एक बार शाहिद सिद्दीकी से समझूंगा। शाहिद जी, तमाम ऐसे बयान है, हाजी याकूब जो बीएसपी के उम्मीदवार है मुरादाबाद से, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन, हैवान, दरिंदा और सबसे जालिम शख्स है नरेंद्र मोदी। और बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कहा आपने सुना, आजम खान ने भी कुछ उसी तरह का बयान दिया है। क्या मतलब है? क्या ये कहकर इससे कोई फायदा होता है? जरा मैं समझना चाहता हूं शाहिद सिद्दीकी, इससे क्या फायदा होता है?
देखिए, इससे फायदा नहीं, इससे फायदा अगर होता है तो नरेंद्र मोदी का फायदा होता है, इससे फायदा होता है तो भाजपा का फायदा होता है। जब आप राजनीति में और पब्लिक डिबेट में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो आप अपने विरोधी को शक्तिशाली बनाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये साबित करेंगे कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आदमी के पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो वो गाली देता है। गाली, जब आपके पास तर्क होते हैं तो आप गाली नहीं देते हैं। तीसरी बात यह है कि मुसलमान ने तो इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को पहले भी वोट दिया है। क्या मोदी को गाली देने से वोट दिया था? क्या मुलायम सिंह को वोट दिया था? पिछली बार इतना ज्यादा वोट दिया था तो 18% का उन्होंने वादा किया था कि आरक्षण देंगे मुसलमानों को, इसलिए वोट दिया था, लेकिन उसको तो वो भूल गए। तो क्यों आपको अपनी कमी शायद से देखिए, इसका मतलब ये है ना कि मुसलमानों के हितों के लिए कुछ काम करने की बजाय आप मोदी बैशिंग करके, मोदी को गाली देकर, मोदी को रावण, राक्षस और हैवान और न जाने क्या क्या कहकर आप कहीं न कहीं कुछ तो फायदा होता को मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि जो बेनी प्रसाद वर्मा की कंस्टिट्यूएंसी वहां 20% मुसलमान है। ऐसे इलाकों से जैसे रामपुर में वहां मुस्लिम आबादी 40% है। ऐसे इलाकों के नेता अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मोदी के लिए बहुत ऐसे अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब यह तो मैं बात को कह लूं या आप लोग अपना कहते रहिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सारी सी बात कर रहा हूं कि ये पिछले 67 बरस से हो रहा है। आज मोदी का नाम है, आरएसएस का नाम था, बीजेपी का नाम था। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने भय की, और दोनों तरफ से हुई है, आरएसएस ने भी भय की राजनीति की है। वो भय दिखाते हैं मुसलमानों का कि हमें वोट नहीं दोगे तो भारत में पाकिस्तान आ जाएगा, आबादी बढ़ जाएगी, 5 के 25 हो जाएंगे वगैरह वगैरह। ये मुसलमानों को भय दिखाते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तुम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाओगे। तो कभी मोदी का नाम होता है, कभी बलराज मधोक का नाम होता है, कभी अडवाणी का नाम होता है, कभी किसी और का नाम होता है। तो ये खेल इस देश में पिछले 60, 65, 67 बरस से चल रहा है, और इस खेल का नतीजा यह है कि ये इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश आज जो है डरे हुए लोगों का देश बन गया है, और डरे हुए लोग दुनिया में कोई अपनी जगह नहीं पा सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गालियों की जो राजनीति है, ये घटिया राजनीति तब पैदा हुई है जब आपने पब्लिक के साथ धोखा किया है। और जब आप धोखा करते हैं, आपके पास देने को कुछ नहीं होता, तो आप इस तरह की राजनीति कर उनके जज्बात का शोषण करके, उनके जज्बात को उभार कर आप वोट लेते हैं। और ये वोट लेने का खेल, इस खेल को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है, वरना ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बड़ा नुकसान करते आए हैं, आगे भी करेंगे। प्रभात जा रहा हूं, उसके पहले एक बार जरा रविदास मल्होत्रा से बात करूं। रविदास मल्होत्रा, आपके तो बहुत सारे नेता चैंपियन है मोदी को गालियां देने के लिए, मोदी के लिए आपत्तिजनक ऐतराज वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। अंबिका चौधरी ने रावण की तुलना की, और आजम खान कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। कुत्ते के बच्चे जैसे शब्दों का इस्तेमाल और आजम खान अक्सर करते हैं। रविदास मल्होत्रा, जैसा कि अभी कह रहे शाहिद सिद्दीकी, मुसलमानों के लिए कुछ करते, उनके भले के लिए कुछ करते, पढ़ाई के लिए कुछ करते, गरीबी गुर्बत से उबारने के लिए कुछ करते, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके आप कौन सा भला कर रहे हैं? एक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, डराकर, मोदी का खौफ जताकर, गालियां देकर। देखिए कोई हम लोग गाली वगैरह काम नहीं कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसलमान जो है वो कुत्ते के बच्चे हैं, तो उसका जवाब देने का काम आजम खान ने किया था। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है मुसलमानों के हित में, वो हम लोगों ने करने का काम किया है। अगर आज मुसलमान की बेटी हाई स्कूल पास होकर के हो रहा है, तो उसको अनुदान देने का काम मुजफ्फरनगर तो जो है आपने करवाया होगा। मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने उसको रुकवाने का काम किया है, और मुजफ्फरनगर के नाम पर जो है वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम मत करिए। मुजफ्फरनगर करवाया भी, मुजफ्फरनगर हुआ भी इसलिए क्योंकि आपकी सरकार वहां नाकाम थी। मुजफ्फरनगर हुआ भी इसीलिए, रविदास मल्होत्रा, मुजफ्फरनगर हुआ भी नहीं। और अगर 100 दंगे भी यूपी में हुए, सरकार अखिलेश यादव के राज में हुई, मुसलमान सबसे अधिक असुरक्षित है। रविदास मल्होत्रा, 100 दंगे देखिए, बुलडोजर भी भाजपा ने चलवाए वहां पे, कैंप भी भाजपा ने उजाड़े वहां पे। कहां पर? वो तो दंगे हम लोगों ने रुकवाने का काम किया। वो तो प्री प्लानिंग दंगा था। भारतीय जनता पार्टी ने प्री प्लानिंग दंगा करने का काम किया। चलिए दंगों पर हम फिर बात करेंगे। रविदास मल्होत्रा, रविदास मल्होत्रा, आपकी नियत एक मिनट वापस जरा प्रभात झा को इसमें शामिल करता हूं। प्रभात झा जी, आपने सुना जो मोदी को लेकर जिस ढंग की, आ रहा हूं आपके पास, मोदी को लेकर जिस ढंग की गालियां, जिस ढंग की भाषा, गुंडे, हैवान,
देश का दुश्मन, जालिम, ये सब कहते। पहले आपसे सुनना चाहूंगा क्यों कहते हैं, उससे इनको क्या फायदा होता है, उसके बाद अगला सवाल। प्रभात झा। अगर किसी का मानसिक दिवालियापन हो गया हो तो उसका सवाल आप मेरे से कैसे पूछेंगे? फोन कर घबराहट है, सल्तनत जब जाती है और जब घबराहट पैदा होती है और किसी का वर्चस्व बढ़ता है तो वर्चस्व बढ़ने के लिए बराबरी में काम करना चाहिए। बराबरी में काम न करते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना जाहिर करता है कि मानसिक तौर पर वो दिवालियापन हो गया है और यह जाहिर करता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये खिसियाहट है और ऐसी खिसियाहट से हम घबराते नहीं हैं। चाहे जिस भाषा का उपयोग करें, देश एक भाषा का उपयोग करेगा, वो मतदान करेगा और नरेंद्र मोदी को चाहता है देश, इसलिए इनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वोट का बंटवारा करना चाहे या मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण करना चाहे, ये सब संभव नहीं है। देश जानता है, गुजरात के मुस्लिम भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे हैं और इसलिए वहां जब समर्थन मिल रहा है तो देश के मुस्लिमों का पूरे देश में समर्थन मिलेगा और इन भाषा का उपयोग करके वो अपनी अशिष्टता का, अभद्रता का परिचय देते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग नुकसान ही देता है, चाहे दल को चाहे व्यक्ति को। प्रभात झा, एक बहुत अहम बात अभी शाहिद सिद्दीकी ने कही कि इस देश में 63 सालों से ये हो रहा है मुसलमानों के लिए। आज मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी बिहार में नवादा में रैली में थे। शाहिद सिद्दीकी, आप भी गौर से सुनिएगा, प्रभात झा और बाकी मेहमान। नरेंद्र मोदी ने वह कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जो यदु वंश के श्री कृष्ण की पूजा करता है, जो गौ पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनके नेता किन लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं और जो लोग हिंदुस्तान में पशुओं के कत्लेआम पर गौरव महसूस करते हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसान को सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यदु वंश से जुड़ा भाई गाय पालन करना चाहे तो सब्सिडी नहीं है, पर गाय काटने वाला कारखाना चलाने वाले को सब्सिडी मिलती है। जब आप ये बात करते हैं बिहार में जाकर, तो आप इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? यहां भी एक कौम विशेष पर कहीं न कहीं निशाना है। प्रभात झा, एकदम गलत है ये। कोई कौम पर निशाना नहीं है। अपनी भावना गौ रक्षा की बात करना ये कहां गुनाह है? अगर इस तरह की बात कर गई है और सब्सिडी का आधार बताया जा रहा है कि गाय रखने वालों को सब्सिडी नहीं और पशुओं को मारने वाले को सब्सिडी, तो ये कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने? ये सांप्रदायिकता की बात नहीं है। इसको जिस रंग में देखना चाहेंगे, जो अपने अपनी आंखों से देखेगा उसको ऐसा लगेगा। नहीं तो आप विकास की बात लगातार कर रहे हैं। विकास, गुजरात का विकास मॉडल है, देश को आप 21वीं सदी में बहुत आगे ले जाना चाह रहे, उसकी बात करिए। अचानक बिहार में जाकर आप गौ रक्षा की बात और गाय हत्या की बात और गाय काटने वाले को सब्सिडी देने की बात तो ये कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी एक वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ आपकी भी नजर है। प्रभात झा, मोदी की भी सवाल ही नहीं है। सच्चाई बखान करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी मुलायम सिंह जी और लालू प्रसाद जी करते हैं और उनके द्वारा जिन तरह के लोगों का संरक्षण दिया जाता है, उस पर यह बात कहने में औचित्यहीन नहीं, औचित्यपूर्ण है। इसलिए अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो सच कहा है, गलत नहीं कहा है। शाहिद सिद्दीकी, आपने सुना नरेंद्र मोदी ने जो कहा, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। शाहिद सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किस पार्टी? अब आ रही है आवाज बिल्कुल। शाहिद सिद्दीकी, आपने कहा कि हर पार्टी ये करती रही है और आपने कहा 63 साल से होता रहा है और चुनाव के समय में बाकी पार्टियों को जहां मुसलमानों के हितों की बात करनी चाहिए और जो जब सरकारें होती है तब वो नहीं करने की करती है पार्टियां, और उसके बाद चुनाव के मौसम में मोदी पर हमले, राक्षस रावण और तमाम बातें। मोदी ने बिहार में कुछ बातें कही जो संदर्भ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाय पालन करने वाले को सब्सिडी नहीं और गाय काटने वाले, कारखाना चलाने वाले को सब्सिडी मिलती है। यदु वंश और कृष्ण की भी बात की। आपको लगता है कि ये कहते वक्त मोदी भी एक किस्म के से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मोदी तो मोदी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, मैंने शुरू में ही कहा था कि सिर्फ सेकुलर पार्टियां नहीं बल्कि ये भी आरएसएस भी भय की राजनीति करती आई है। वो हिंदुओं को भयभीत करती है मुसलमानों से, ये मुसलमानों को भयभीत करते हैं हिंदुओं से। तो ये भय की राजनीति वो करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, उन्हें सूट करता है।
वो ध्रुवीकरण करने से उनका फायदा है, क्योंकि ये जो कास्ट में बढ़ गया हिंदू समाज, उसको जब तक वो जोड़ेंगे नहीं, वो यूपी बिहार में अपनी कोई जगह नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये खेल राजनीतिक खेल चल रहा है, चुनाव का खेल चल रहा है, और इससे समाज का बहुत नुकसान पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, जैसा मैंने कहा था। तो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो भी, उन्होंने कहा था कि मटर वाले के लिए सब्सिडी नहीं है, मटन वाले के लिए सब्सिडी है। ये सच्चाई है कि जो एक्सपोर्ट है मीट का, उस पर सब्सिडी है, लेकिन इसको इस तरह से रखना जो है वो मैं समझता हूं कि गलत है। उससे लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, उससे जज्बात जो है वो बिगड़ते हैं, इसलिए ये तरीका गलत है, दोनों तरफ से बिल्कुल गलत है। चलिए, दोनों तरफ से गलत है। मुकेश नायक, राहुल गांधी की तरफ से नारा मैं लगातार देखता हूं टेलीविजन चैनल पर, रेडियो में, कट्टर सोच नहीं युवा जोश, और ये कट्टर सोच वाले भाषण लगातार मोदी के खिलाफ। सोनिया गांधी कहती है कर्नाटक में जहर की खेती करने वाले लोग, मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था और उसका नतीजा देखा क्या हुआ गुजरात में। और अब जहर की खेती सोनिया गांधी जब कहती है तो जाहिर है गुंडा मवाली और 10 सिर वाले रावण आपके बाकी नेता कहते हैं, निपुंसक तक। ये कौन सी भाषा है, मैं समझना चाहूंगा। ये कहकर आप कौन सा मुसलमानों का भला कर रहे हैं? आपको जब काम करना चाहिए वो करते नहीं है, सच्चर कमेटी की सिफारिश बोल रहे हैं, उसके बाद मोदी के खिलाफ प्रवोक करके आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मुकेश नायक। अजीत अंजुम जी, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए कृपा करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनका जन्म इस हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता, अलगाव और सांप्रदायिकता की कोख से हुआ है, दुर्भाग्य यह है कि वो इस देश को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, प्रवीण तोगड़िया जब बीजेपी के मंच पर बैठकर जो भाषा बोलते हैं, भाले और तलवार बांटते हैं, तो इन भाले और तलवारों का उपयोग कहां होगा? आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। इस तरह का तांडव इस देश में करता और भाषा बोलता। आप अपने सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। आप किस भाषा का इस्तेमाल? प्रवीण तोगड़िया इस चुनाव में कम से कम नहीं दिख रहे हैं 2014 में। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, कोई सवालों का जवाब नहीं देता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की भाषा बोली जाती है, इस तरह की सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया जाता है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की जाती है, धर्म को औजार बनाया जाता है, धार्मिक आस्थाओं आप ही कर रहे हैं ना सर? ये मुकेश नायक होती है और ये जहर की खेती है। मुकेश नायक की खेती है। मुकेश नायक, सोनिया गांधी मिलती है शाही इमाम से। शाही इमाम का इतिहास यह है सर कि शाही इमाम के अब्बा हुजूर जो शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी थे, 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, 80 में इंदिरा गांधी के साथ थे, 89 में बीपी सिंह के साथ थे, 2004 में वाजपेयी के लिए सेलेक्टिव अपील की उन्होंने। वाजपेयी के लिए गौर करिएगा, 2002 में दंगे के बाद 2004 में चांदनी चौक से भी अपील की थी जहां स्मृति ईरानी थी। 2007 में विधानसभा और लोकसभा, 2009 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ। अभी कुछ दिन पहले ममता और मायावती का समर्थन की तरफ झुक रहे थे वो, और अब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, और अब हो सकता है सोनिया गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में अपील करें। और जिनका खुद का अतीत दागदार है या उन्हें धर्मनिरपेक्ष तो नहीं माना जा सकता। तो ये किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं मुकेश नायक आप और आपकी पार्टी? देखिए, इमाम बुखारी से आपने खुद कहा कि देश के इतने नेता मिल चुके हैं, सभी नेता उनसे मिलते हैं। ये चुनाव का समय है, हम सब लोगों से मिलेंगे। लेकिन जो आप इमाम बुखारी के बारे में, जो आज इमाम बुखारी है उनके बारे में जो बात कह रहे हैं, वो एक सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। उनसे मिलना कोई अपराध नहीं है। राजनीतिक वोट के लिए इमाम बुखारी का इस्तेमाल करना, समर्थन के लिए इमाम बुखारी से मिलकर यह कहना कि सेकुलर वोटों को बंटने न दें, और ये इमाम बुखारी अपील करेंगे, तो ये क्या है? सांप्रदायिकता नहीं है? ये भी एक किस्म का पोलराइजेशन है। ये किस किस्म की राजनीति है? शायद सिद्दीकी, आपको लगता है कि इमाम बुखारी से सोनिया गांधी की मुलाकात, जो 30 साल में अलग अलग दलों के लिए अपीलें करते रहे जी, ये कहेंगे कि ये सेकुलर सांप्रदायिकता है? यानी आप एक तरफ एक मस्जिद के इमाम से मिलकर राजनीति करना चाह रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें दिलाओ, और साथ में ये कह रहे हैं कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। सेकुलर वोट से आपकी क्या मुराद है? आप क्या सिर्फ मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझते हैं सेकुलरिज्म का? आप समझते हैं कि मुसलमान को कुछ ना दो, सच्चर कमेटी बनाओ, उस पर अमल ना करो, उसको दलितों से बदतर उसकी हालत कर दो, रोजगार में उसे पिछाड़ दो, शिक्षा में उसे पिछाड़ दो, और उसके बाद कहो कि तुम्हें वोट देना पड़ेगा, तुम बंधुआ मजदूर हो, क्योंकि इमाम बुखारी को आप आगे रख दें और इस तरह के मुस्लिम उलमा को सामने रख दें,
तो ये संपर्क मुसलमानों के ऊपर आप थोपते हैं इन लोगों को। मुसलमान इन्हें नहीं मानता, मुसलमान इनके कहने से वोट नहीं देता, मुसलमान अपनी सोच से वोट देता है, लेकिन इनको लाकर थोपा जाता है और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म की हत्या करती हैं। सेकुलरिज्म की हत्या करती है। प्रभात झा, मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद, आपके पास लौटूंगा। पार्टियों ने पहुंचा आप बीच में रोक रहे प्रभात झा जी, आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। किस तरह की धर्मनिरपेक्षता हो रही है, और अगर इसे छद्म धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है तो गलत क्या है? सोनिया गांधी मिलती हैं शाही इमाम से, उस शाही इमाम से जिनका अतीत कहीं से सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं है, जिनका अतीत कम से कम धर्मनिरपेक्षता की गवाही नहीं देती है, और उस शाही इमाम से जिनके दामाद खुद चुनाव हार चुके हैं, वो शाही इमाम अगर अपील भी करेंगे तो कांग्रेस को हासिल क्या होगा? हमारे साथ हैं प्रभात झा, शाहिद सिद्दीकी, मुकेश नायक और रविदास मेहरोत्रा। प्रभात झा जी, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स और हाल के दिन में जिस ढंग से मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों की भूमिका, और उसके बाद उनमें से 3 ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना जिनका जो किरदार है वो संदिग्ध था दंगों के दौरान, तो ये लगता नहीं कि ये एक डर होता है मुसलमानों में, कौम विशेष में, और उससे फायदा मिलता है ऐसे लोगों को जो मोदी को टारगेट करके और अल्टीमेटली उसी ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव को ले जा रहे हैं जो कायदे से नहीं होना चाहिए। और अगले 1 महीने 2 महीने में जब यूपी में पूरे चुनाव होंगे 1 महीने के भीतर, तो उसी तरह से पोलराइजेशन हम देखेंगे। तो उसके लिए जिम्मेवार बीजेपी और बीजेपी की राजनीति भी है, जैसा कि शाहिद सिद्दीकी ने भी कहा। देखिए, ये सोचना ही कि वो आरोपी थे, ये जिनकी नजरों में होंगे वो आरोपी कहीं नहीं थे, और उनको भाजपा ने टिकट दिया है, बहुत ताकत के साथ टिकट दिया, और वो जीत रहे हैं चुनाव। और यह कहना कि मुजफ्फरनगर दंगों में हम लोगों ने कुछ किया था, जिन्होंने किया है, और वो प्रशासन की लापरवाही थी, यह बात भी हाईकोर्ट ने वहां पर कह दिया है। इसलिए इसका दोषारोपण आप बीजेपी पर करेंगे, यह उचित नहीं मानता हूं मैं। और जिनको टिकट दिया गया वो तीनों लोग चुनाव जीत रहे हैं, कहीं से भी नहीं हार रहे हैं। बात रही गाली देने की, ये अपनी अपनी शिष्टता होती है और अपनी अपनी विचारधारा। गालियों के आधार पर चलने वाले राजनीतिक दलों की स्थिति ये है कि जब उनकी जमीन घिसक रही है, वे लग रहा है कि सत्ता से दूर हो रहे हैं, और उनकी जमीन यूपी में घिसक रही है, अन्य जगह घिसक रही है, देश से कांग्रेस यूपीए जा रही है, तो इस तरह की भाषा का उपयोग करना वो लाजमी समझते हैं, और इस तरह से वो चाहते हैं कि जलालत करें। प्रभात झा, अगर 3 लोग जीत के आ जाते हैं जिनको आपने टिकट दिया, जिनकी भूमिका मानी गई संदिग्ध मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, संगीत सोम को तो साफ साफ उन्होंने जिस तरह के वीडियो सर्कुलेट किए, उसके अलावा जो बाकी हुकुम सिंह, भारतेंदु और ऐसे लोग हैं, भारतेंदु, हुकुम सिंह अगर जीत कर भी आ जाते हैं, तो क्या उससे जो उनकी जो दागदार भूमिका थी वो खत्म हो जाती है, उससे वो बेदाग हो जाते हैं? प्रभात झा, दागदार कहीं से नहीं है। उन्होंने जो काम किया है उनको कोर्ट ने भी देखा होगा, आपने, न्यायालय ने भी उनको जमानत दी है, बातचीत हुई है। ये आरोप अपने मनगढ़ंत कर दिया जाए और उस समय के वहां के प्रतिनिधि होने के नाते उन पर आरोप लगाया जाए, यह सरासर गलत है। चलिए शाहिद सिद्दीकी, ये सरासर गलत है। शाहिद सिद्दीकी साहब, अब जिस ढंग से यूपी में 80 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, और जिस ढंग से एक दूसरे पर दोषारोपण और मोदी पर खास तौर से निशाना, किस तरह से देखते हैं? लगता यही है कि सीधे सीधे ध्रुवीकरण होगा मुस्लिम और हिंदू में, और जिस ढंग से बेनी प्रसाद वर्मा और तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आने वाले समय में हम यही सब देखेंगे? शाहिद सिद्दीकी, देखिए, भाजपा तो ध्रुवीकरण कराएगी, उसके बगैर उसकी राजनीति बनती नहीं, क्योंकि यूपी में वो तीसरे चौथे नंबर पे चली गई थी, और बगैर यूपी के नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी को जो ज्यादा सीटें आएंगी यूपी बिहार से आएंगी, और अगर यूपी बिहार में वो ज्यादा सीटें नहीं ले सकते तो किसी हाल में वो सरकार नहीं बना सकते। उनकी तो मजबूरी है ये राजनीति की। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं, सेकुलर सो कॉल्ड पार्टियां हैं, ये भी नरेंद्र मोदी के खेल में, उनके जाल में फंस गई हैं। ये भी वही ध्रुवीकरण करा रही हैं। इनको चाहिए ये था कि ये सही मानों में ईमानदारी से सेकुलर राजनीति करती और सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए इस तरह की भाषा का और इस तरह भयभीत करके राजनीति का ध्रुवीकरण करने की कोशिश न करती। लेकिन इन्होंने भी वही किया है, और वजह उसकी क्या है कि इस वक्त मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें चाहिए 50 सीटें वहां से, उसके बाद वो सौदा करेंगे, लेकिन उनकी आती नजर नहीं आ रही। मायावती को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, उनको भी वहां से सीटें चाहिए, उनका भी वहीं पे खेल है। कांग्रेस भी जानती है, पिछली बार 200 सीटें लाई थी तो यूपी में उनका बढ़त हुई थी, 20-22 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस की भी हालत वहां पे पतली है।
तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, यूपी जो है वो ऐसी मुर्गी बन गई है कि सब उसको हलाल करके उसको खाना चाहते हैं और उसका मजा लेना चाहते हैं। लेकिन शायद सिद्दीकी, शायद सिद्दीकी 40-50 शायद सिद्दीकी, जैसा कि आपने कहा, चलिए बीजेपी की राजनीति तो घोषित है, हिंदू ध्रुवीकरण के गर्भ से ही बीजेपी की पूरी राजनीति निकली है 91 के बाद से खास तौर से। लेकिन कांग्रेस अगर शाही इमाम से मिलती है, सोनिया गांधी खुद मिलती हैं शाही इमाम से, और उसके बाद शाही इमाम पर भरोसा करती है, आपको लगता है शाही इमाम के कहने से कांग्रेस को यूपी के मुस्लिम शाही इमाम की अपील पर वोट देंगे, जिनका दामाद खुद ही हार गया, तीसरे नंबर पे था समाजवादी पार्टी की लहर में भी? देखिए, आज तक देखने में ये आया है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग। ये समझते हैं कि मुसलमान पीछे, ये मुसलमान को नीची निगाह से देखते हैं, ये समझते हैं कि मुसलमान अपने इमामों के और मुल्लाओं के पीछे भागता है। ये गलती महात्मा गांधी ने भी की थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिन्ना जैसा आदमी जो था वो कांग्रेस छोड़कर चला गया। और जो पाकिस्तान बनने की एक कारण ये भी था कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मौलानाओं पर, मुल्लाओं पर, इन पर भरोसा शुरू कर दिया था। जो पढ़ा लिखा मुसलमान था उसे किनारे लगा दिया था। और आजादी के बाद से ये कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, ये ऐसे नेताओं आगे करती हैं जो इनके इशारों पर नाच सके, जो ईमानदारी से मुसलमान की बात करे, मुसलमान जो मुसलमान लीडर उनकी शिक्षा की बात करे, उसको ये पसंद नहीं करते। तो आज बुखारी साहब के कहने से वोट न दामाद को मिला है, न शोएब इकबाल जो इमाम के इतने बड़े विरोधी हैं, उन्हीं के इलाके 20 साल से जामा मस्जिद में जीत रहे हैं, उन्हीं के इलाके इमाम साहब के कहने से टिकट मिला है, वो लोग सारे हारे हैं। तो जिसके साथ इमाम साहब होते हैं उसकी हालत पहले ही खराब होती। मुकेश नायक, जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये मामला है। ये कांग्रेस की बर्बादी का सामान है। ये जो बुखारी की तरफ हाथ बढ़ाया तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। मुकेश नायक, कांग्रेस की बर्बादी का सामान है शाही इमाम, जिनसे सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है कल। मुकेश नायक, ये भी एक किस्म की आप धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे हैं, शाही इमाम से मिलकर अपील करवाएंगे उनसे। तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं भारत में, और कांग्रेस के जितने भी नेता रहे हैं शीर्ष पर, कभी उन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की राजनीति मैं तो शाही इमाम की बात कर रहा हूं। भारत को एक मैं शाही इमाम की बात कर रहा हूं। शाही इमाम से मीटिंग हुई और शाही इमाम कल अपील करते, मैंने उनका अतीत पढ़कर सुना दिया आपको, वो किस तरह के धर्मनिरपेक्ष है, और उनकी अपील से आप किस तरह की धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे हैं। देखिए, शाही इमाम की कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, वो किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं, किसी जमाने में उन्होंने पार्टी भी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई। तो एक सामान्य आदमी के नहीं, आज की बात कर रहा हूं। हाँ। आज उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तो क्यों मिली सोनिया गांधी? खड़े कर रहे हैं शाही इमाम से क्यों मिली सोनिया गांधी? मिलते एक मिनट, सब लोगों से शाही इमाम से सोनिया गांधी क्यों मिली? क्यों शाही इमाम से कहा गया कि सेकुलर वोटों को बटने न दे? आप सुनते ही नहीं। सेकुलर वोटों के ठेकेदार क्या शाही इमाम है? मैं जानना चाहता हूं। शाही इमाम से इस देश में सेकुलर वोट शाही इमाम दिलाएंगे क्या? देखिए शाहिद सिद्दीकी जी, मुसलमानों का उत्थान केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपकी अच्छी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाए। हम जब मुसलमानों की इस देश में बात करते हैं तो हमारी प्राथमिकता उस आम मुसलमान की तरफ होती है जो अमन चैन से इस देश में जीना चाहता है। और जहां तक शाही इमाम से मिलने का प्रश्न है, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी आपने तो सच्चर कमेटी बनाई थी। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों के चुनाव जीतना चाहते हैं इस देश में। वो मैंने तो नहीं की, वो आपने की है। भाई सच्चर कमेटी जो कह रही है उसकी सच्चाई आपने ही तो की है, वो हमने तो नहीं की। वो कैसे हो गई? आपने 60 वर्षों में उसका उत्थान इतना किया कि दलितों से बदतर हालत हो गई। वो 3% रह गया नौकरियों के अंदर, वो शिक्षा में पीछे रह गया। ये किसने किया है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और वहां स्थिति सुधारने की बजाय आप शाही इमाम से मिल रहे हैं और आम मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुकेश नायक, शाही इमाम से मुलाकात, सवाल वही है, मुसलमान कहाँ हैं? शाही इमाम से मुलाकात करते हैं जो शाही इमाम अलग अलग पार्टियों से डीलिंग करते हैं, कहा जाता है सौदेबाजी होती है। ये कैसे होगा? चलिए मुकेश नायक, एक बार जरा लेते हैं हम समाजवादी पार्टी से, जवाब देंगे मुकेश नायक आप? शाही इमाम जी, आप अपना प्रश्न दोहराए। चलिए मैं प्रश्न दोहराऊंगा, पहले जरा रविदास मेहरोत्रा, शाही इमाम तो पिछली बार आपके साथ थे, आप भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। शाही इमाम ने मुखालफत भी की, मुलायम सिंह की पिछले चुनाव में समर्थन भी किया, इस बार फिर आपकी मुखालफत कर रहे हैं। शाही इमाम से मुलाकातें, शाही इमाम की अपीलों से वोट की अपील करना, ये धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है? पहले आपके साथ थे, अब कांग्रेस के साथ हैं। देखिए,
देखिए, शाही इमाम के कहने से हम लोगों को विश्वास हो गया कहीं कोई वोट नहीं मिलता है, और भले ही वो अपील करे हों किसी के लिए भी, लेकिन उनके कहने से वोट नहीं मिलता है। दूसरी बात हमें ये कहनी है कि आज कुछ पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, छोड़िए, फिर आप बेरोजगारी, जनता के मुद्दे मत बताइए। आप कह रहे हैं वोट नहीं मिलता है शाही इमाम के कहने से। 2012 में मुलायम सिंह और शाही इमाम का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मुलायम सिंह ने शाही इमाम के दामाद को टिकट दिया, देखिए, और वो तीसरे नंबर पर रहे। अगर वोट नहीं मिलता अपने शाही इमाम को, पिछले चुनाव में क्यों सौदेबाजी की, समर्थन और टिकट? अजीत जी, अब पूरी बात तो सुनिए, हम कह रहे हैं ना, पिछली बार हमने आपसे कहा कि उन्होंने साथ दिया, लेकिन हम लोगों ने देख लिया कि उनके कहने से कहीं कोई वोट नहीं मिलता है, और उनके दामाद को टिकट दिया, वो चुनाव हारने का काम हो गया। दूसरी बात यह है कि आज जनता के मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ये तमाम बातें हो रही हैं। जो यूपीए की सरकार है, ये सारे मोर्चों पर असफल हो गई है, इसलिए जनता का ध्यान बांटने के लिए बातें हो रही हैं। चलिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस मुस्लिम समुदाय की, जिस मुस्लिम समुदाय की हालत यह है कि एक मिनट सुन लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जिसका जिक्र शाहिद सिद्दीकी ने भी कहा। आईएफएस में 1.8% है, आईपीएस में 4% है, भारतीय रेल में 4.5% मुस्लिम है, और मुस्लिम अफसरों की, मुस्लिम जो लोग हैं मुस्लिम तबके के, उनकी नौकरी में जो स्थिति बहुत निम्नतम स्तर पर है, इसके लिए तो कोई पार्टी काम नहीं करती। और जब चुनाव हो जाता है, होने लगता है, तब आप इस तरह से अपील करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं। प्रभात झा, ये सारी इनसिक्योरिटी मुस्लिम में सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स। अगर ये पॉलिटिक्स ना हो और आपका हवा ना हो बीजेपी का, और अब पिछले 10 साल से मोदी का, तो मुस्लिम को ध्रुवीकरण करने के नाम पर और ये शाही इमाम या ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स ना हो। देखिए, पहली बात तो आजादी के बाद से लेकर अब तक अगर किसी ने मुस्लिमों को घबराहट पैदा की है तो उसने की है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने सदैव घबराहट फैलाने के काम किया है, और यही वजह रहा है कि मुस्लिमों के वोट उनको मिलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या उस समय की जनसंघ या उस आरएसएस ने कब ऐसी बात की है जिससे मुस्लिमों को घबराहट हो? आज भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अरे सर हमने 91 से लेकर 96 तक 20 नारे मैं दोहराऊं कि कैसे कैसे नारे लगे, और बाबरी मस्जिद का ढांचा, जिसको आप विवादित ढांचा कहते हैं, वो टूटा, और उसके बाद क्या तस्वीरें हमने देखी, वो शुरुआत वहां से भी हुई। सर, क्या वो रामलला की लड़ाई थी? 1992 को वो तस्वीरें हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की तस्वीरें भी हमने देखी, विनय कटियार और तोगड़िया के भाषण भी हमने सुने। दंगा कराया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। प्रभात झा, नहीं, देखिए, इस तरह से आप जो बात कह रहे हैं वो राम जन्मभूमि आंदोलन की बात है। मैं आपको कह रहा हूं, आजादी के बाद से लेकर अब तक ये डराने की बात किसने की है, और लगातार इसका वोट किसने लाभ लिया है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक बात बता दीजिए, जिसने कोई ऐसा काम किया हो। आज गुजरात में क्यों अमन चैन है? आज मध्य प्रदेश में अमन चैन क्यों है? आज गोवा में अल्पसंख्यकों के मतों से हम आगे क्यों आ रहे हैं? ये गुनाह होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाएंगे। प्रभात झा, 91 के बाद से लेकर कई सालों तक सोने की ईंटें आई, वो कहां गई? जब बीजेपी के नेताओं के उग्र भाषण हमने सुने हैं, जिसमें उमा भारती भी हैं जो अभी चुनाव लड़ रही हैं, और उसके पर्दे के पीछे बजरंग दल और बीएचपी के भी हमने सुने, हमने धर्म संसद भी देखे, हमने आचार्य धर्मेंद्र को भी सुना है, हमने अशोक सिंघल को भी सुना है, और ये सब बीजेपी और आरएसएस परिवार के लोग हैं, भाजपा के नेता नहीं है। नहीं, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल सब एक परिवार से जुड़े हुए कनेक्टेड लोग हैं। ये राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बात करिए। मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूं, उस मूवमेंट की बात मत करिए। उस मूवमेंट में जो भी हुआ, एक्शन रिएक्शन सब था उसमें, और वो रामलला मंदिर की लड़ाई थी, वहां बातचीत हो रहा था, बाबरी ढांचा का मामला था, इसलिए वो बात आ रही है। तो इनसिक्योरिटी से मत जोड़िए। इनसिक्योरिटी की शुरुआत उसी की स्थिति राजनीति से हुई ना। प्रभात चाहता हूं मुकेश नायक, ये एकदम गलत है। मुस्लिमों को यदि भरोसा, आज मुस्लिमों को भरोसा बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के प्रति गलत फहमी हटती जा रही है। इसका मुख्य कारण है क्यों हमारे को आज हमारे पार्षद जीत के क्यों आ रहे हैं? हमने एमएलए का टिकट दिया मध्य प्रदेश में,
नहीं, मुस्लिमों का भरोसा आपने पूरे देश में कितने टिकट दिए? बीजेपी ने कितने टिकट दिए मुस्लिम को? एक साबिर अली को लाए और उसके बाद आपकी पार्टी में ही दूसरे मुस्लिम नेता ने बवाल किया और उनको भटकल का साथी बताया और उनका करियर चौपट कर दिया। 24 घंटे में आपने निकाल दिया उनको, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये तो उनकी समझ होगी, लेकिन पार्टी ने जो समझा वो उचित किया। प्रभात मुकेश नायक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश नायक साथ में ये भी दिन पहले वो सही था। मैं ये पूछ रहा, मैं मुकेश नायक माननीय प्रभात झा जी से ये पूछना चाह रहा हूं, मैं माननीय प्रभात झा जी से एक विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ का नारा किसने दिया? उत्तर भारत के लोगों को सड़कों पर जो जूता मारते हैं, पुंगी और लुंगी का नारा बाल ठाकरे का था। उनके साथ बाल ठाकरे का था, 60s का नारा है, बाल ठाकरे का नारा था। मुकेश नायक, मैं यही तो पूछ रहा हूं। लेकिन मुकेश नायक, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इतने साल से ये उनके साथ क्या कर रहे हैं? मुकेश नायक, लेकिन सवाल ये उठता है, इस बात में तो दम है, अभी शायद सिद्दीकी के पास भी जाएंगे, कि गुजरात में पिछले 11 साल से दंगे नहीं हुए और आपके पास कहने को कुछ नहीं। आप वही 2002 का ढिंढोरा पीटते हैं और विकास के मॉडल की बात में अगर आपको कोई खामी दिखती तो वो आप उठाते, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल उठा रहे। आप दंगों से मुक्त नहीं होने देना चाहते मोदी को, और बार बार उसी तरह की बात, खून से हाथ रंगे, जहर की खेती है और मौत का सौदागर तो पहले हो चुका, ताकि आप मुसलमानों में खौफ पैदा कर सके और मोदी के खिलाफ ध्रुवीकरण कर सके। इससे आगे आप बढ़ते ही नहीं हो चुनाव के समय में, खास तौर से। मुकेश नायक, देखिए, हम बिल्कुल ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते, हम पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करना चाहते। आपने कहा कि गुजरात में दंगे नहीं हुए, जिन्होंने दंगे कराए पूरी राजनीति, पूरी सत्ता उनके हाथ में चली गई। तो जब दंगा कराने वाले खुद शासन में बैठ गए और आज गुजरात में यह हालत है कि अल्पसंख्यक बच्चों के लिए केंद्र सरकार की जो स्कॉलरशिप जाती है, पिछले 5 साल से मोदी जी बांटते नहीं है। मुकेश नायक, वापस लौटा मुकेश नायक, आप राजनीति नहीं करते, पकड़कर मुस्लिम आबादियों में जाती। मुकेश नायक अगर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं तो चुनावी मौसम में सलमान खुर्शीद जैसे जहीन टाइप के नेता नपुंसक और इंपोर्टेंट बोलते और कायम रहते हैं कि मैंने सही कहा, और दरिंदा बताते और राक्षस बताते और हैवान बताते, और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग सबसे बड़ा गुंडा बताते। ये कौन सा चुनाव में सियासी विमर्श है सर? ये क्यों कर रहे हैं आप? ये विकास की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, मुद्दों पर काउंटर करिए मोदी को। ये इन नेताओं को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने स्वयं सलमान खुर्शीद के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयान के ऊपर कहा था कि ये हमारी भाषा नहीं है, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलना। राहुल गांधी ने जब जब कहा है, ये नसीहत दी, उनके नसीहत के 24 घंटे 48 घंटे के भीतर किसी नेता का बयान आया जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा का 3 बार आ चुका। चलिए शायद सिद्दीकी, 30 सेकेंड में आपका एक क्लोजिंग रिमार्क लूंगा कि क्या हम सिर्फ, आपने सुना प्रभात झा को, आपने सुना मुकेश नायक को, इसी तरह की राजनीति और इसी तरह की बातें, ये डर, ये खौफ, और इसी में 1 महीने में ये चुनाव, और ये कहां तक जाएगा? शायद सिद्दीकी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा जो है बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को हम अच्छे ढंग से ले लें या हम उसको जबरदस्ती अपने ऊपर थोपें, लेकिन बदलाव तो आना है। और ये बदलाव भाजपा को भी समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी, बाकी पार्टियों को भी। ये देश के लोग थक चुके हैं सांप्रदायिक राजनीति से, जात पात की राजनीति से, टकराव की राजनीति से। इस सबसे बाहर निकलकर अब सड़क, बिजली, पानी की राजनीति, ऐसा नहीं कि अचानक आई है, पिछले 10-15 साल से आहिस्ता आहिस्ता इसका विकास चलिए, शायद जिम्मेदार आप लोग हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमी है। मुकेश नायक, प्रभात झा, रविदास मेहरोत्रा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात अच्छी है कि सड़क, बिजली, पानी की बात होनी चाहिए, मुसलमानों को अलग से बांटने, ध्रुवीकरण की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब टेलीविजन डिबेट के लिए तो ठीक है। चुनाव में, रैलियों में आप फिर आज, कल, परसों जब भी रैलियां होगी, आप इसी तरह के भाषण सुनेंगे मोदी को टारगेट करते हुए नेता, क्योंकि मोदी से मुसलमानों को डराओ, ध्रुवीकरण करो। और दूसरी तरफ मोदी जब अलग अलग रैलियों में जाते हैं, और आज जिस ढंग से उन्होंने गो हत्या की बात उठाई, तो निशाने पर, मोदी के भी निशाने पर वोट बैंक है।